अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि साहब आपकी जो कंपनी है वो लिस्टिंग के आधार पे कितनी प्रकार की हो सकती है। तो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लिस्टिंग के आधार पे हमारी कंपनियां दो प्रकार की मिलती है। पहला, लिस्टेड कंपनी विच कैन बी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, BSE, NSE, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, दूसरे स्टॉक एक्सचेंज जो भी। तो कहने का मतलब है कि जब आपकी लिस्टेड कंपनी की मैं बात कर रहा हूं तो लिस्टेड कंपनी का मीन कौन सी कंपनी से हुआ, लिखता है लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो आपकी जितनी भी कंपनियां हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं बात कि BSE और NSE के प्लेटफॉर्म पे तो रजिस्टर्ड होती ही होती है, उसके अलावा आप चाहो तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी रजिस्टर्ड करा सकते हो। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, चाइना स्टॉक एक्सचेंज, जापान स्टॉक एक्सचेंज, इन पे भी आप करा सकते हो। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली आपकी कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी, लिस्टेड कंपनी ही कहलाएगी। अच्छा, आप कहते हो सर चलो मैंने मेरी सिक्योरिटीज को केवल BSE पे लिस्टेड करा रखा है, NSE पे मैं गया ही नहीं, कोई बात नहीं, क्या लिख रहा है, लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड, एनी में तो एक भी तो आ सकता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना, आप चाहे BSE पे रजिस्टर्ड हो, आप NSE पे रजिस्टर्ड हो या अदर स्टॉक एक्सचेंज पे आप रजिस्टर्ड हो, दैट डजंट मैटर। लोकल स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं। कैसे, GT के पास में हमने देखा एक पिंक कलर की बिल्डिंग है, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, JSEL के नाम से, जयपुर सिक्योरिटीज एक्सचेंज लिमिटेड। पुलिया से जब चढ़ते हैं ना तो नीचे की तरफ से रास्ता जाता है उसका, इधर की साइड पिंक कलर की एक बिल्डिंग है, टूटी फूटी। खैर वो कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे अभी ट्रेडिंग नहीं होती है, पर किसी जमाने में वहां पे ट्रेडिंग हुआ करती थी। नहीं है, अभी ऑपरेटिंग है, बट दैट इज लॉस मेकिंग। एम्प्लॉइज जितने थे ना उसके सिर्फ नाम मात्र के 2% एम्प्लॉइज रह गए हैं, वो 98% रेस्ट्रेंच्ड है ही नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग है। तो वो कॉस्ट क्यों बढ़ाएगी कंपनी आज की तारीख में। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिस्टम जो है ना पूरा का पूरा इतना बहुत वीक है कि आप जैसे ट्रेडिंग करनी है ना, यू हैव टू गो देयर। या फिर वो जैसे पुराने समय में डीमेट से पहले नहीं होता था, तुमने देखो टेलीफोन पे ब्रोकर को बोलते थे अरे 5000 शेयर्स ले लेना रिलायंस के 500 रुपए के भाव पे, वो इतने रुपए में तो भाव ऊपर नीचे हो जाता, फोन कॉल ही नहीं लगता था कई बार। आजकल तो तुम्हारे पास में ऐप है, ऐप से फटा, अभी चलती क्लास में बच्चा नीचे से पता लग रहा है शेयर खरीद रहा है रिलायंस के, इधर मैं पढ़ा रहा हूँ लिस्टेड कंपनी, वो शेयर खरीद लिए इतने तो उसके। आज सिस्टम कितना फास्ट हो चुका है यार। लेकिन वो सिस्टम जो बहुत फास्ट हुआ है ना, वो हुआ है यहाँ वाले प्लेटफॉर्म पे, वो वहाँ वाले पे नहीं हुआ है। वो लोकल स्टॉक एक्सचेंज अब बंद होने की पोजीशन पे आ चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया ये हालात है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी बंद हो चुका है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज अबाउट टू बी फिनिश है, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज अबाउट टू बी फिनिश्ड है। ये ऐसी हालत हो चुकी है, वो बंद होने पे हैं अब। खैर चलो साहब, उसके बाद में आता हूँ अनलिस्टेड कंपनी। पहले वाले का उल्टा, जो कंपनी कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, किसी स्टॉक एक्सचेंज में दुनिया के, इंडिया के कहीं लिस्टेड नहीं है, वो कंपनी क्या कहलाएगी, अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। दिमाग ही नहीं लगा। अब आओ गवर्नमेंट कंपनी, बहुत अच्छे से जानते हो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से होता है जिस कंपनी की मिनिमम 51% शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो वो कंपनी हमारी कौन सी कहलाएगी, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। लाइक BSNL, समझ गया बात, भारत संचार निगम लिमिटेड। आप इसके अलावा जयपुर मेट्रो ले सकते हो, लोकल कंपनियों की बात करो, JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसका बिल आता है वो लंबा वाला, वो भी सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की कंपनी है। समझ गया बात। कोल इंडिया, आपने नाम सुना होगा, नवरत्न मिनी नवरत्न कंपनीज में आती है इंडिया की, तो वो सरकारी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे की वो कंपनी है IRCTC, वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है रेलवे की। समझ रहे हैं हम बात। तो ऐसी कंपनियां क्या कहलाएंगी, ऐसी कंपनियां कहलाएंगी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। पढ़िएगा क्या लिखता है इसमें, लिखता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital is held by either central government, either state government or governments। ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान गवर्नमेंट प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर बना दिया जाए, तो 51% कैपिटल हो सकता है कि ये दोनों मिलकर सरकारें ले रही हो। इनको ध्यान से समझना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते मैं तुम्हारे से केस लॉज डिस्कस करूंगा शीट देकर, और तुम ये मत सोचना कि बोले इनमें से क्या केस लॉ बनेगा, तुम्हारे सामने आएगा जब देख लेना, क्योंकि अब फाइनल है।
अब इंटर नहीं है, मैं इसलिए बार बार तुम्हारे को ये लाइन कोट कर रहा हूँ। ये फाइनल है, फाइनल में ये मान के मत चलना बोले सर ये क्या है, कुछ नहीं, आसान है, कर लेंगे केस लॉ। केस लॉ घुमा हुआ आ गया ना, तो फिर तुम्हें ये 51% का कॉन्सेप्ट भी ऐसा लगेगा जैसे भारी कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्या है। इसलिए तो हर चीज रट्टा मत मारना, चीज़ को समझ के चलो आराम से, बहुत टाइम है अपने पास, आराम से चलेंगे, जल्दीबाजी का कोई काम नहीं, और तमीज़ से पढ़ेंगे, और कसम खा लो शुरू से पढ़ना है अभी से ही। ये नहीं अभी तो सर दिवाली है, दिवाली के बाद पढ़ ले, अभी तो कल दशहरा गया, ना 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 भाई, फाइनल है, एक अटेम्प्ट में निपटाना है। रोज़ रोज़ का झगड़ा नहीं है, कभी जून कभी दिसंबर, कभी जून कभी दिसंबर, ये नहीं करना। एक बार में 1 सिटिंग में बैठना है, सारे पेपर क्वालिफाइड, खत्म, छुट्टी, हो गया, बस ये टारगेट लेके चलो भाई। इसके बाद तो नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, अब ये फालतू ये काम करने नहीं आना, ये पढ़ना है वढ़ना है, हो गया बहुत, समझ गए ना। इसलिए चलो दूसरा कहते हैं पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 नंबर पॉइंट, और पार्टली बाय 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 2 नंबर पॉइंट। ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस राजस्थान गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर क्या ले लिए, शेयर ले लिए, ऐसा भी हो सकता है। यहां पे तो स्टेट स्टेट था, यहां पे हो सकता है सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर क्या कर लेवे, शेयर ले लेवे। तो ये ध्यान रखना कि उस जगह पे भी आप उस कंपनी को क्या बोलोगे, उस कंपनी को आप बोलोगे गवर्नमेंट कंपनी। बस एक चीज ध्यान रखना, जो दोनों सरकारों के पास में होल्डिंग आ रही है ना, उसका टोटल लगा के देख लेना कितना बन रहा है, बस वो 51 और या उससे ज्यादा होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। यदि वो 51 या उससे नीचे है, ध्यान रखना, यदि 50 सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 51 या उससे ऊपर है तो वो सरकारी कंपनी है, यदि वो 51 से नीचे चला गया परसेंटेज, दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, दैट्स इट। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, इसमें लिखिए एक बार, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब समझा सकते हो क्या? हाँ यस, देखो अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। जैसे BSNL, पहली बात गवर्नमेंट कंपनी है, एग्री। दूसरी बात, इसको मैं एक होल्डिंग कंपनी बनाता हूं, किसकी, एक कंपनी है हालांकि बंद हो चुकी है, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये एक्चुअल में इसकी सब्सिडरी हुआ करती थी, अभी बंद हो चुकी है, लॉस मेकिंग थी चुकी, हालांकि तो ये भी लॉस मेकिंग है, ये भी अबाउट टू वहाँ बस चलने फिरने में, ये बस अभी आखिरी दौर में चल रही है, कभी भी जा सकती है। लेकिन मोदी जी हो सकता है इसका प्राइवेटाइजेशन करते तो बच जाए कंपनी, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी मरेगी। जियो आने नहीं देगा इसको आगे, एयरटेल आने नहीं देगा, वोडाफोन आने नहीं देगा, तो फिर मरेगी। तो अल्टीमेटली इसका समापन होना है, वाइंड अप होना है इसका, ये पक्का है। खैर एनीवेज, आप एक बात समझिए, आप सपोज करिए ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है अभी फिलहाल, ऐसा मानो, ये वाली भूल जाओ, कोई सब्सिडरी है। अब मैंने इसको बनाया सब्सिडरी कंपनी, कैसे? इस कंपनी के 60% शेयर BSNL के पास में है। तो एक बात बताओ, ये BSNL होल्डिंग और ये वाली तो सब्सिडरी हो गई ना, नहीं समझे? सुनो, BSNL एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, और मैं इसको एक होल्डिंग कंपनी बना रहा हूं। किसके लिए होल्डिंग कंपनी बना रहा हूं? MTNL के लिए बना रहा हूं। MTNL इज अ सब्सिडरी कंपनी, किसके लिए सब्सिडरी है? BSNL के लिए। BSNL जो है उसकी होल्डिंग हो गई। अब सुनो, लेकिन इसका नेचर क्या आ रहा है, इसका नेचर क्या आ रहा है? तो इस कंपनी का भी नेचर क्या हो जाएगा? समझ गया बात? मतलब एक्चुअली ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्यों? क्योंकि सरकार ने तो इसके शेयर ले रखे ना, इसके शेयर थोड़ा ना ले रखे हैं, लेकिन इस कंपनी ने इसके शेयर्स को होल्ड करा हुआ है। प्रतीक बात समझो, इस कंपनी के शेयर किसने ले रखे हैं? माना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखे हैं 100%, तो इसलिए BSNL इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अब मैं इसको होल्डिंग कंपनी काय को बोल रहा हूं? क्योंकि इसने एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है MTNL, भूल जाओ ये सरकारी कंपनी अभी है ही नहीं। MTNL के 60% शेयर BSNL ने ले लिए, क्लियर? तो BSNL क्या कहलाई? होल्डिंग, और ये कंपनी क्या कहलाई? सब्सिडरी। लेकिन प्रश्न ये उठा, क्योंकि लाइन में वहां पे क्या लिखा हुआ है, लाइन जरा चेक करो, लाइन में क्या लिख रहा है? लाइन में लिख रहा है इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारी कंपनी की यदि कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उस सब्सिडरी कंपनी को भी अपन क्या मान के चलेंगे? उसको भी अपन मान के चलेंगे डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। इसलिए मैंने क्या करा भाई, इसलिए मैंने देखो यहां पे क्या लिखा, इसलिए मैंने लिखा डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी।
इसको तो बात ही नहीं करनी, वो तो यहाँ तो होल्डिंग सब्सिडरी में तो 50% देखना पड़ेगा ना। होल्डिंग सब्सिडरी में कितना चेक करते हो? मोर देन 50 आता है ना, यही पढ़ा था अपने। या बोर्ड की कंट्रोलिंग आएगी तो वो चीज़ें चेक करनी है इन दोनों में तो। और ये चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या चेक करोगे? 51% से ज़्यादा की होल्डिंग गवर्नमेंट के हाथ में है या नहीं, बस। करेक्ट, यस यस। अब मान लो कोई ले लेता हूँ इसके अंदर XYZ लिमिटेड, कोई भी कंपनी उठा लो, ये आ सकता है। अब एक और गया इसके नीचे, ये नहीं आएगा। किसके लिए? इसके लिए। क्यों? लेयर 1, लेयर 2, ये तो लेयर 3 हो गया। तो ये किसके लिए आ सकता है? इसके लिए आ सकता है, MTNL के लिए, नॉट फॉर BSNL। नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इसके शेयर गवर्नमेंट ने नहीं ले रखे ना, ये तो खुद डीम्ड है, डीम्ड। तो डीम्ड के बाद में और थोड़ी ना डीम्ड बनाते जाओगे यार ऐसा नहीं बनता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल रहेंगे ये कंपनी। डन। अब देख रहे हो ना, अब इंटर में इतने कॉन्सेप्ट नहीं थे, अब आ गए। अब मैं भी क्यों घुस रहा हूँ अंदर, तुम्हारे को क्यों घुसा रहा हूँ अंदर? क्योंकि केस लो आ गया ना कोई घुमा हुआ, तो तुम्हारी बुद्धि घूम जाएगी फिर। इसलिए हमारे को इस पर 10 मिनट खराब करनी जरूरी थी। अपन ने इंटर में नहीं करा था इतना। इंटर में बेटा 51% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली ये इतना करा, चलो अगला टॉपिक। वहाँ इतना ही पूछता है, वहाँ पूछेगा डिफाइन शॉर्ट नोट गवर्नमेंट कंपनी। इधर शॉर्ट नोट नहीं आएगा, इधर देगा इसके पास इतना परसेंट, इसके पास इतना परसेंट, इतना पब्लिक के पास में। अब बताओ ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? अब दिमाग खराब हो जाएगा। अभी दूंगा तुम्हारे को शीटें, रुको ये चैप्टर फिनिश हो जाए एक बार, 1-2 दिन में फिर शीटें दूंगा। फिर पहले मैं यहाँ पे भी सिखाऊंगा तुम्हें केस कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या चीज़ समझ। इसलिए मैं कह रहा हूँ रट्टा मत मारना, मत मारना। रट्टा मारोगे देखो नंबर कम आएंगे, उसका मेरे पास भी उपाय नहीं। रट्टा मत मारना, समझना चीज़ को। आप मेरे से वापस समझो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, पर्सनली मेरे से समझो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेकिन चीज़ों को समझो। और एक है ना आदत डालो अभी से ही, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। एक कॉपी बनाओ सेपरेट, तुम्हारी अपनी खुद की, मेरे सब्जेक्ट की नहीं, अलग तुम्हारी अपनी खुद की। उसमें आपने पॉइंट पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी, जो आपने इंटर में नहीं किया ना वो काम अब करना है तुम्हें। गवर्नमेंट कंपनी टॉपिक डाला, पहले तुमने पूरा समझ लिया गवर्नमेंट कंपनी का मतलब मिनिमम 51% या 51% और मोर। कौन सी कंपनी? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, तीसरा पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट। और फिर सर ने एक चीज़ समझाई थी नोट लगा के हमारे को, वो BSNL MTNL वाला कुछ बताया था। उसमें कहा था कि यदि होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी होगी वो भी क्या हो जाएगी? वो भी गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन सर ने कहा था वो गवर्नमेंट नहीं, उसको माना जाएगा क्योंकि एक्चुअल में उसके शेयर जो है वो सरकार के पास में नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला था? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। ऐसा दिमाग में याद कर लिया। अब क्या करना है? कॉपी के अंदर शॉर्ट नोट बना दो अपने हाथ से, टॉपिक याद करने की जरूरत ही नहीं, याद हो गया वो। और अपन गलती क्या करते हैं? वो इंटर वाली, फिर नंबर कम बैठेंगे। क्या सीधा लिया? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी 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 which has a share capital of 51% or more which is held by the central government state। अब वो याद हुआ? वो कैसेट तो कंपनी पे जाके फिनिश हो गई थी तुम्हारी, ये तो तुमने देख लिया वापस से, फिर क्या याद हुआ? अब यही चीज तुम लिखते तो मेरे को बताओ याद होती कि नहीं होती? होती ना। इनकम टैक्स याद क्यों हो जाती है? प्रैक्टिकल अच्छा क्यों लगता है? कारण तो वही फॉर्मूला इधर अपना लो, अपने आप हो जाएगा काम। फिर खुद ही बोलोगे, बोले सर कुछ नहीं है इसमें, सीधा है, ये 3 पॉइंट है, खत्म। टॉपिक में क्या था? कुछ नहीं था, फालतू इतना बड़ा दिखाया। फिर ये तुम बोलोगे ये चीज़, ये बता दूँ तुम, लेकिन मेरी ट्रिक से चलोगे तो तुम्हारे पास कोई और इजी ट्रिक है, यू कैन अडॉप्ट, नो प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ा सा पैटर्न बदलो। अब यार नई चीज़ आई है, कुछ नया, तो कुछ और नया होना है, पढ़ने का सिस्टम भी नया होना है। मेरा पढ़ाने का सिस्टम बदल गया, अब तुम्हारा भी सिस्टम बदलो तो ऐसा, ठीक है। चले अब अपन अगले पे आओ। ऑनलाइन क्लियर बेटा? गवर्नमेंट कंपनी कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट? नहीं, चले आगे आइएगा। फॉरेन कंपनी पे बात करते हैं। देखो फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से जानते हैं अपन की सर फॉरेन कंपनी अपन किसको बोल रहे हैं। फॉरेन कंपनी में सबसे मोटी सी बात, सबसे पहली, सर वो कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ होगी? भारत के बाहर, सबसे पहली बात। क्योंकि इंडिया में होती तो इंडियन कंपनी कहलाती, वो है अंग्रेज। कहाँ रजिस्टर्ड है? भारत के बाहर, खत्म। काम धंधा कहाँ करेगा? यहाँ के। कैसे? या तो ऑफलाइन,
या ऑनलाइन, या तो खुद या अपने एजेंट के थ्रू, खत्म हो गई गवर्नमेंट कंपनी कंप्लीट। अब मैंने क्या करा, मैंने की पॉइंट बोले खाली, तुमने देखा गवर्नमेंट कंपनी कंप्लीट, वो फॉरेन कंपनी कंप्लीट, मैंने क्या बोले पॉइंट, काम धंधा वो कहाँ रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सबसे पहले भारत के बाहर, काम कहाँ करेगी, इंडिया में, 2 पॉइंट। तीसरा कैसे करेगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन, फिर उसमें सब या तो खुद फिजिकली और या फिर अपने एजेंट के थ्रू। अब देख लो यही 4 पॉइंट आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पहला समझ गए। दूसरा, हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, यही बोला था। एक ये बोला था प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसके बाद बोला था या तो इटसेल्फ या थ्रू एजेंट, या फिर मैंने बोला था फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। 1 2 3 और 4, ये लो 4 पॉइंट बोले थे, चारों के चारों पॉइंट यहाँ पे। ऐसे शॉर्ट नोट बनाने। अब क्या होता है, कई बार बच्चा बोलता है, बोले सर ये पैराग्राफ पढ़ा, मेरे को तो लगा सारा ही काम का है, मेरे तो शॉर्ट नोट ही नहीं निकल रहे। अरे समझो ना, शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, की पॉइंट, क्रक्स, उसका मेन क्रक्स। आप ये बात समझो, काम की चीज बता रहा हूं, मेन क्रक्स। अबे फॉरेन कंपनी में एक बात बताओ, ये प्लेस ऑफ बिजनेस क्या काम का है, अरे प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, वो काम का है ना यार। तो तुम उसको, अब यार इतना तो दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा ना, अभी इतना भी थोड़े ना मैं बताऊंगा तुम्हारे को कि यार ये चीज ऐसे होती है, ये तो थोड़ा तो अप्लाई करो, क्योंकि देखो तुम्हारी भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरूरी है, बिकॉज यू आर 90% कॉस्ट अकाउंटेंट एज ऑन द डेट, यू आर 90% कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशनल, 90% प्रोफेशनल तुम बन चुके हो। अब सिर्फ 10% बाकी है, वो एग्जाम देना बाकी है, बाकी क्या है, तुम्हारी ट्रेनिंग भी चल रही है, सीख भी रहे हो। अब क्या है, इसके बाद तो CMA जो भी नाम है, साक्षी, CMA, प्रतीक, व्हाटएवर जो भी है। अब तो यार फिर अबे उस समय पे भी तुम्हारे को पूछ लिया जाए बाई चांस इंटरव्यू में, भाई प्रतीक व्हाट इज फॉरेन कंपनी, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। अब प्रतीक बोलो की पॉइंट कहाँ थे, अरे सर की पॉइंट, यस सर आई नो सर, फर्स्ट सर दैट कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, सर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम बता दें वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, सर वेयर द कंपनी विल डू द बिजनेस, सर इन इंडिया, सर सेकंड पॉइंट। सर थर्ड, हाउ, सर ईदर बाय इटसेल्फ और ईदर बाय एजेंट। Sir, this company can do business either in the physical format by making a registered office, by making any office, licensing office, project office, corporate office, branch office here in India, or it can do like as Alibaba.com online. That's it. Sir, these are the main 4 key points of the foreign company. That's it. हो गया, बंदा impressed। और एक अपन ने कह दिया 4 key point, कहाँ थे, तो पढ़ाए नहीं थे। अप्लाई और माइंड ना यार, की पॉइंट क्या है, ये तो 4 1 2 3 यही तो की पॉइंट है, और एक है। समझ गया आप मेरी बात। देखो थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी पड़ेगी अब, चीज़ें आसान है, चीज़ें कोई हार्ड नहीं है, चीज़ें आसान है, ट्रिक बाकी कुछ नहीं। क्लियर, चले आगे। आओ, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, देखो लीगल बिजनेस एक्टिविटी, हालांकि इसने बदमाश ने लिख तो दिया एनी बिजनेस एक्टिविटी, तुम चरस गांजे का भी काम कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करने का। एनी बिजनेस एक्टिविटी मतलब लीगल वाली, इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हो सकता है हमको तीसरा तरीका निकाल लें ऑनलाइन ऑफलाइन के अलावा भी, हो सकता है कुछ निकालने में। यदि वो वैलिड तरीका है, इफ द गवर्नमेंट अलाउज, इफ द गवर्नमेंट परमिट्स, देन दैट मेथड इज ऑल्सो द मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस बाय अ फॉरेन कंपनी, और उस कंपनी को फिर अपन क्या नाम दे देंगे इंडिया में, इंडियन कंपनीज एक्ट के अनुसार, कि ये क्या है, ये एक फॉरेन कंपनी। समझ गए आप मेरी बात, क्लियर है, डन। ऑनलाइन कोई डाउट बेटा, बोलो ऑनलाइन कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आओ, अच्छा इसमें ना देखो नाम दिया हुआ है ये, जैसे होंडा कार्स इंडिया, क्योंकि होंडा वालों ने यहाँ पे कंपनी बना ली अपनी। उसके बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्चुअली यूनिलीवर कहाँ है, बाहर की है, उन्होंने अपनी यहाँ पे सब्सिडरी बना रखी है जिसको नाम दे रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और एक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वो अलग है। हाँ, एक और है HLL है और एक HUL है, 2 कंपनियां हैं ये। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, बोले सर लीवर लिमिटेड नहीं है यूनिलीवर है। अरे मैंने कहा भाई यूनिलीवर नहीं, यूनिलीवर अलग है, लीवर अलग है, समझ गए ना, 2 कंपनियां हैं। और एक आया वॉल्ट डिज्नी। अभी तुमको ये इंडिया में कहाँ से आ गया, बॉम्बे पूना हाईवे पे वॉल्ट डिज्नी का प्रोजेक्ट चल रहा है, और सेम का सेम वही वॉल्ट डिज्नी बन रहा है जो शायद सिंगापुर में, आई थिंक, कहाँ पे, कनाडा, सिंगापुर, वॉल्ट डिज्नी जहाँ पे भी है, फॉरेन कंट्री में छोड़ो, समझ रहे हो मेरी बात। सेम वही का वही, हूबहू कॉपी पेस्ट, हूबहू कॉपी पेस्ट,
मतलब आप जब उस वॉल्ट डिज्नी में जाओगे ना तो सेम वही का वही कॉपी पेस्ट आपको मामला दिखेगा कि यार जैसे कि अपन फॉरेन कंट्री वाले वॉल्ट डिज्नी में सेम। क्यों? क्योंकि वही कंपनी इंडिया में आके काम कर रही है, अपने इंडिया में बनी। ये मैंने बताया भी था पहले। अभी चूंकि कोविड की वजह से 2 साल 3 साल वो प्रोजेक्ट अभी वाइंड अप रहा, बंद रहा, होल्ड रहा, अभी चालू नहीं हुआ है वो वापस से, लेकिन अभी प्रोजेक्ट में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो कंपनी बन चुकी है। तो हमारे को कंपनी के बनने से मतलब है यार, वॉल्ट डिज्नी चालू हो बंद हो हमारे को मतलब नहीं, हमारे को कंसर्न है कंपनी के बनने से। तो कंपनी बन चुकी है, तो वो जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है ना, वॉल्ट डिज्नी इंडिया, वो वॉल्ट डिज्नी इंडिया यहाँ पे जो कंपनी है वो कंपनी है फॉरेन कंपनी। समझ गए आप मेरी बात? चलें आगे, चलो अब इसके बाद में बढ़ो। हाँ जी, अब आया एसोसिएट कंपनी। देखो यारो, एसोसिएट कंपनी में जो बात हमारे को समझनी है और सब्सिडरी कंपनी में जो हमारे को समझनी थी वो एक ही है, क्या? होल्डिंग। देखो आपको है ना एक चीज याद रखनी है, सब्सिडरी कंपनी में यदि मैं बात करूं तो सब्सिडरी कंपनी में तुम्हारे को होल्डिंग कितनी लेनी थी? 50 से ज्यादा। तो मैं यहां पे लिख दूं एक बार के लिए प्रतीक, मोर देन 50%, है ना? लेकिन सर व्हाट अबाउट लेस देन 50%? एसोसिएट मींस यदि आपकी कंपनी ने 20% से ज्यादा बट अप टू 50% तक की कैपिटल ले ली, तो ध्यान रखना जिस कंपनी ने आपकी कैपिटल ली है, जिस कंपनी ने, ऊपर वाली कंपनी कौन सी? होल्डिंग। और नीचे वाली कंपनी ये वाली 20 से अप टू 50 वाली कंपनी कौन सी कहलाएगी? 20 से 50 एसोसिएट कंपनी। और यदि इस होल्डिंग कंपनी की जो होल्डिंग है वो 50% से हो गई 60%, तो अब यही एसोसिएट कंपनी किस में कन्वर्ट हो गई? सब्सिडरी का। समझ गए आप मेरी बात? मैंने क्या बोला? क्लियर? वापस समझो। यदि आपकी कंपनी की होल्डिंग कंपनी ने किसी एक्स कंपनी की, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड की होल्डिंग कितनी ले ली? 20% से ज्यादा बट अप टू 50% तक, तो ध्यान रखना पहली कंपनी आपकी होल्डिंग कंपनी और दूसरी कंपनी कौन सी कहलाएगी? एसोसिएट कंपनी। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यदि मान लो कि यही होल्डिंग आपकी कितने से बढ़ गई? यही होल्डिंग आपकी 50% से बढ़ गई, तो ध्यान रखना फिर आपकी पहली कंपनी तो होल्डिंग ही रहेगी, लेकिन नीचे वाली जो कंपनी है ना, अब की बार वो एसोसिएट कंपनी नहीं है, अब की बार वो कंपनी बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? अब और आगे चलो, चलो सब्सिडरी बन गई 50% से ज्यादा, लेकिन कितने तक? 99 श्योर या 100? 99। वो तो होल्डिंग हो जाएगी। होल्डिंग कैसे हो जाएगी? होल्डिंग तो ऊपर वाली है ना, ले सकते हैं श्योर? कितना? मेरा क्वेश्चन ये है, मोर देन 50% जा रहा हूं बट अप टू 99 की और 100? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं आपको एक टेबल बनाता हूं इसकी, इसको बाइफरकेट कर लेते हैं अपन, टेबल बना लेते हैं। एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, ठीक है, एक कंपनी है एसोसिएट, एक कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, और एक कंपनी होती है जिसको अपन बोलते हैं होली ऑन सब्सिडरी कंपनी। 3 कंपनी है ना, तीनों के लिए होल्डिंग होल्डिंग ही कहलाएगी, उसको नाम चेंज मत करना, लेकिन नीचे वाला पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्या? कितने से कितने तक है बोलो? 20% टू 50%, राइट? इधर आऊंगा तो कितना हो जाएगा? मोर देन 50% टू नहीं 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 नहीं, अप टू 99, नॉट 99.99, वो तो 100 हो गया। इधर लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, मैथ्स नहीं है, ये मैथ्स नहीं है। इधर क्या होता है, जब अपन रिटायर बाय रोटेशन पढ़ते हैं ना डायरेक्टर्स का, ध्यान है ना, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 1/3, उसमें मान लो आया 3.4, तो 4 करते हैं उसको। अब तुम कहोगे सर 0.4 ही तो है ना, इट शुड बी 3। 6 बहुत ज्यादा है, 99.1, 100। इट इज कॉर्पोरेट लॉ डियर, नॉट अ मैथमेटिक्स, ओएमएस नहीं है। जिधर 99.99 का मतलब यही रहेगा। अभी बोले 0.1 कम है, 100 नहीं होगा, 100
इधर खत्म। हाँ जी, अब सुनो, और इधर क्या आएगा? ठीक है ना, इसलिए उनका आंसर सही था। तो अब ध्यान रखना ये वाला। हाँ ऑनलाइन समझेगा भाई, ऑनलाइन ये बाइफर्केशन समझ में आया क्या? अरे स्पीकर खराब है, क्या चक्कर है? मुझे नहीं सुन रहा। हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। आ रही है मीनल? क्लियर ये वाला पॉइंट? और बाकी बच्चे जो ऑनलाइन पे? यस सर क्लियर। चलो आ जाओ वापस। नहीं लेयर वाला नहीं आएगा एसोसिएट में, नो। कितनी, कोई टेंशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे कितना ही चले जाओ, वहां नहीं है। देखो ध्यान रखना, ऑनलाइन आप लोग भी सुन लो, कल आपको ध्यान है अपन ने एक सब्सिडरी वाले में एक लेयर वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लेयर 1 लेयर 2 वाला। ऑनलाइन ध्यान है? ऑनलाइन ध्यान है ना? ध्यान रखना वो वाला कॉन्सेप्ट एसोसिएट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता है। वो कॉन्सेप्ट और केवल कहां पे एप्लीकेबल होगा? जहां पे आपकी कोई भी कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी वाले पैटर्न पे आएगी। मतलब मिडिल वाले पैटर्न पे जो अपन ने बात करी थी ना, होल्डिंग और सब्सिडरी वाली, वहां जो कंपनी आ रही है ना, वो लेयर वाला कॉन्सेप्ट, लेयर 1 लेयर 2 वाला कॉन्सेप्ट वर्टिकल लाइन पे केवल वहीं एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी भी जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर? डन? चलें आगे, आइएगा। अब देखो, अब इजी हो गया ये पॉइंट अपने लिए, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ये लिखता है एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। माय डियर, अनदर कंपनी बोले तो करेक्ट। अब देख लो, अब तुम्हें फटाफट आ गया ना याद, क्यों? क्योंकि तुमने उसको समझ लिया। अभी तुम्हारा रट्टा मारा होता ना, तो अभी तुम कहते हैं अनदर कंपनी, पता नहीं सर कौन सी होगी कंपनी, कौन सी? होल्डिंग मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, अदर कंपनी बोले तो लाइन पढ़ो वापस। करेक्ट, आ गई बात समझ में? होल्डिंग कंपनी, राइट, हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बस अब रुक जाओ, गाड़ी को यहीं रोको। हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? कम ऑन द पॉइंट, आओ। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसको बोला? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। बस रुक जाओ। मतलब क्या आपकी होल्डिंग कंपनी ने नीचे वाली जो कंपनी है, उस नीचे वाली कंपनी के कितने परसेंटेज? एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 20% ले लिए हो। मैक्सिमम कितने वो अंडरस्टूड है, मैक्सिमम कितना वो अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड बात है, अपन ने डायग्राम में देख भी लिया, मैंने जो टेबल बनाई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? एटलीस्ट 20% किसने ले लियो? अदर कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने। समझ गया बात? तो पहली वाली तो होल्डिंग कंपनी रह जाएगी, और नीचे वाली कंपनी कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? एसोसिएट कंपनी। ठीक है, यह एक दूसरा तरीका। बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, यानी कि क्या हो, क्या आपकी ए लिमिटेड और आपकी बी लिमिटेड दोनों कंपनियां मिलकर क्या करें? एक एग्रीमेंट बनाए। ए लिमिटेड कंपनी और बी लिमिटेड कंपनी दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट बनाए, और एग्रीमेंट में क्या लिख दे? एग्रीमेंट में ये लिख दे कि साहब ए लिमिटेड कंपनी क्या करेगी? बी लिमिटेड कंपनी के जितने बिजनेस डिसीजन होंगे सारे वो बिजनेस डिसीजन लेगी। अब एक बात बताओ, आपने अपना कंट्रोल ऊपर वाली कंपनी के हाथ में दे दिया कि नहीं दे दिया? बिजनेस का दे दिया ना। तो फर्स्ट मेंशन्ड कंपनी क्या कहलाएगी? अदर कंपनी क्या कहलाएगी? अदर कंपनी तो हो जाएगी आपकी होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के आप डिसीजन ले रहे हो, या जिस कंपनी के लिए आपने बोल दिया कि तेरे डिसीजन मैं लूंगा, तो मैं तो हो गया होल्डिंग, और आप उस कंपनी के डिसीजन ले रहे हो, तो वो वाली कंपनी कौन सी हुई? नीचे वाली कंपनी कौन सी हुई? वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। एक बात और ध्यान रखना, सब्सिडरी कंपनी में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। क्यों? वेरी गुड, एब्सोल्यूट राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि उसमें बीओडी आ गया। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि बिजनेस डिसीजन का कंट्रोलिंग अल्टीमेटली होल्डिंग के पास में ही जा रहा है, सिर्फ शब्दों का फर्क है और कुछ नहीं है। समझो आप, वहां पे होल्डिंग सब्सिडरी में जो था, मैंने कल तुम्हारे को बताया था, या तो कंट्रोलिंग ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल होगी, वो यहां पे भी हो रही है, या फिर होगी वहां पे होल्डिंग सब्सिडरी के में कंट्रोलिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टर। तो आप देखो इनडायरेक्टली बात तो डायरेक्टर्स की आ रही है ना, डिसीजन लेगा कौन? समझ गया बात? लेकिन आप ध्यान रखना एग्जाम में ना ये मत लिख देना बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर जैसा कुछ मत लिखना, इधर होशियारी नहीं झाड़नी अपने को। हाँ, प्रैक्टिकल सवाल कुछ आ रहा है घुमा हुआ, जिसमें कह रहा है कि द डायरेक्टर विल डिसाइड ऑल द बिजनेस डिसीजन
और फिर तुम कह रहे हो बोले यार डायरेक्टर डिसीजन ले रहे हैं यार, वहाँ तो बात हुई थी कंपनी बिजनेस डिसीजन लेगी। तो अरे मेरे भाई, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हु विल टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिकॉज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सीधी सी बात है। तो आप है ना क्वेश्चन में घूमना मत, आप ये माइंड में रखना कि सर यहाँ पे बिजनेस डिसीजन अल्टीमेटली लेगा कौन, डायरेक्टर ही लेगा। क्लियर है पॉइंट अपने को यहाँ तक का। अब ऊपर आओ वापस, सुनो, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। देखो काम की बात, क्यों? क्योंकि 50 से ऊपर नहीं जा रहे ना सर। यदि अपन प्रतीक से 50 से ऊपर जाएंगे तो सब्सिडरी बढ़ेंगे ना। हमने तो बात कितने की करी, हमने तो बात करी 20% से, इससे ऊपर जा ही नहीं रहे। समझ गया पॉइंट? अच्छा और आगे आओ। ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। इसमें जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड होता है। कैसे कैसे? इक्विटी वेंचर होता है, इक्विटी जॉइंट वेंचर बोलते हैं उसको। जैसे हीरो प्लस होंडा, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम दिया हीरो होंडा। समझ गया आप बात? अब ये क्या करेगा, हीरो वाला कुछ कैपिटल इसकी ले लेगा और होंडा वाला कुछ कैपिटल इसकी ले लेगा। तो आपने दोनों ने कुछ कैपिटल इसकी ले ली ना, या आ गई बात समझ में? तो आप दोनों कंपनियां ऊपर क्या कहलाए, अब सुनो एक नया कॉन्सेप्ट, आप दोनों कंपनियां ऊपर कहलाए जॉइंट होल्डिंग कंपनी, और ये आपकी सिंगल क्या है, सब्सिडरी कंपनी। समझ गए? सॉरी एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी नहीं एसोसिएट, क्योंकि बिजनेस डिसीजन के आधार पे आ जाओगे ना इसलिए। और अच्छा ऐसा भी हो सकता है आप बिजनेस डिसीजन के आधार पे नहीं आ रहे हो सकता है आप कैपिटल के आधार पे आ जाओ। तो कैपिटल के आधार पे ध्यान रखना, लेकिन 20 से 50 पे जाना। यदि मोर देन 50 चला गया तो फिर यही एसोसिएट कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सब्सिडरी कंपनी। बता दो। बिजनेस एग्रीमेंट के थ्रू तो समझ गए, उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं। ये और ये दोनों कंपनियां मिलकर डिसाइड कर लेते कि साहब अपन एक कंपनी बना लेते हैं, इसके बिजनेस डिसीजन अपन दोनों मिलके लेंगे। तो ये दोनों कंपनियां क्या कहलाई, ये दोनों कंपनियां कहलाई जॉइंट होल्डिंग कंपनी, ये वाली लेयर। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन यहां तक का समझ में आएगा मैंने जो बोला? ऑनलाइन यस सर। ठीक है। अब सुनो, शेयर कैपिटल के बेसिस पे कैसे होगा, वो 20% वाले के बेसिस पे। जैसे मान लो कि यहां पे क्या हो, फॉर एग्जांपल ऐसा सपोज करो कि 20% कैपिटल तो ले ली इसी ने, अकेले ने, ठीक है, और मान लो कि 30% कैपिटल ले ली इसने। 30 मत करो, या एक काम करो 25 कर लो, वरना तो फिर तुम कंफ्यूज होते रहो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये मोर देन 20 और अप टू 50 तक के ब्लॉक में आ रही है क्या कंपनी? आ रही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% और 25% टोटल हो गया 45%। तो आप ये देखो कि 45% जो होल्डिंग है इसकी, हीरो होंडा कंपनी, ये अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ध्यान रखना। इस 45% की होल्डिंग किसके हाथ में है? दोनों के हाथ में है ना। तो ये जो इनका वेंचर है ना इस तरीके का, ये वेंचर है तो जॉइंट वेंचर, लेकिन कंपनी लॉ में इसको अपन नाम किसका देंगे, जॉइंट वेंचर का नाम नहीं देंगे, इसको अपन नाम देंगे कि सर ऊपर वाली कंपनियां तो क्या है, जॉइंट होल्डिंग कंपनी, और नीचे वाली कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल। आ गई बात समझ में? मतलब कि ऐसा समझो, होल्डिंग और एसोसिएट कंपनियां जो होती है ना, वो दो आधार पे बन सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल और ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट। समझ गए प्रतीक अब मेरी बात? तो आप बिजनेस एग्रीमेंट पे बनाओगे तो कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म। कैपिटल किसी के भी हाथ में हो, क्योंकि हमारी कंट्रोलिंग बोर्ड के ऊपर आ जाएगी। दूसरी बात, यदि आप शेयर कैपिटल के बेसिस पे बनाओगे तो शेयर कैपिटल के बेसिस पे आपकी ऐसे बन जाएगी।
बस ये ध्यान रखना 50% से ऊपर की होल्डिंग मत ले लेना, दोनों मिलाकर जॉइंट वेंचर में आ रहे हो तो। समझ गया मेरी बात? तो दोनों की जो टोटल जो कैपिटल आएगी, ध्यान रखना कैपिटल कंट्रोलिंग 20% से तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन 50% से कम रहेगी, मतलब 50% तक रहेगी, ये ध्यान रखना। यदि यही होल्डिंग सपोज करो इनकी फॉर एग्जाम्पल 20 की जगह चली जाए ये 30, तो अब आप ये देखो 45 + 30 75% हो गया मामला। सॉरी नहीं, मैं गलत बोल गया, 3 और 2 5 55% आ गई, 55% आ गई ना। 55% का मतलब क्या हो गया? अब सब्सिडरी हो गई, कौन सी? ये वाली आ गई बस में, और ये वही आपके जॉइंट होल्डिंग का ऐसा। अब बोलो और क्या डाउट? क्लियर? श्योर? डन? ऑनलाइन आ गया समझ में बेटा? एसोसिएट Yes. कंपनी में मैं फिर बोल रहा हूँ, क्रक्स ध्यान रखना 1 और 2 बस। यस यस। अब सुनो, देखो हीरो और होंडा जो है ना, वो फिर सिंपली एक शेयर होल्डर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे इनका वो होल्डिंग और एसोसिएट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेन कंट्रोलिंग किसके हाथ में आ गई, तो अब वो होल्डिंग और सब्सिडरी होगी, वो ऐसा हो जाएगा सिस्टम, मात्र शेयर होल्डर। एक एक और लिखा हुआ है ना डेफिनेशन में, चेक करो। डन? यदि एंड होता तो फिर क्रिटिकल हो जाता मामला, फिर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं सेट होता। क्योंकि ऐसा थोड़ा ना बिजनेस डिसीजन तुम लो, कैपिटल सरकार ले ले, तो सरकार कहेगी मतलब कैपिटल हमारे को देके करा गया, कंट्रोलिंग दो, कैपिटल तुम लो। आज एलआईसी में क्या है? एलआईसी में यही तो है, गवर्नमेंट डायरेक्टर है सारे, कैपिटल किसके हाथ में? जनता के हाथ में, कंपनी लिस्ट हो चुकी है। समझ रहे हो? तो सरकार को तो कंट्रोल से मतलब है, सरकार नहीं चाहती है शेयर कैपिटल वैपिटल दो, अरे बहुत पैसा है उनके पास पहले से, क्या करेंगे इसीलिए। क्लियर? हाँ जी। ऑनलाइन चलेगा बेटा आगे? ऑनलाइन अभी टाइम है ना Yes. मेरी क्लास में? क्या हो? नहीं है ना, मैं जब तो फिर अगला कॉन्सेप्ट बताऊं, है ना? अभी चलो आ जाओ बेटा। देखो अब अगले कॉन्सेप्ट पे आओ। अगला कॉन्सेप्ट अपना आता है डोरमेंट कंपनी, जिसको अपन नाम देते हैं दूसरे शब्दों में इनएक्टिव कंपनी का भी, या उसको अपन एक नाम और देते हैं स्लीपिंग कंपनी। 3 नाम है, चाहो तो आप डोरमेंट बोल दो, चाहो तो आप स्लीपिंग बोल दो, चाहो तो आप इनएक्टिव कंपनी बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब मेरी बात सुनो, ये कंपनी क्या है? सिर्फ बुक्स में है, ये बुक्स में है, प्रैक्टिकली लाइफ में है ना तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा प्रैक्टिकली लाइफ में हो सकता है कि कोई 1 लाख में से कोई एक कंपनी ऐसी मिल जाए तुम्हें देखने को। बोले सर मतलब क्या होता है? बताता हूँ। आप सबसे पहली शर्त डोरमेंट बनने की, सबसे पहली शर्त, कंपनी शुड बी अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड, मतलब इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी अ पब्लिक कंपनी, इट कैन बी एन ओपीसी, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हमें फुल फ्लेज्ड ऑन डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड हमारी कोई कंपनी चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जो की पॉइंट की बात कर रहे थे ना, दूसरा की पॉइंट, कंपनी ने अभी अपना व्यापार धंधा शुरू नहीं किया। कंपनी बना ली लेकिन बिजनेस ऑपरेशन आपने शुरू नहीं किया, प्लांट मशीनरी आ गई लेकिन शुरू नहीं किया। बोले साहब क्यों? क्योंकि हमने कंपनी बनाई किसके लिए थी? हमने कंपनी इसलिए बनाई थी क्योंकि हम आने वाले भविष्य के अंदर काम करेंगे, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन विद इन 2 ईयर। पता है क्यों? क्योंकि यदि आपकी कंपनी बन गई और कंपनी बनने के 2 साल तक यदि आपने बिजनेस ऑपरेशंस चालू नहीं किए, तो ध्यान रखना आपकी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरओसी जो है ना, नाम स्ट्राइक आउट कर देगा, आपकी कंपनी का नाम रिमूव कर देगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड में से। इसका मतलब अब आपकी कंपनी कंपलसरी वाइंडिंग अप में चली जाएगी व्यापार शुरू करने से पहले। हाँ 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 हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस, हाँ। नहीं 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 नहीं, वो ऑपरेटिव है वो कंपनी, लेकिन वो खाली बुक्स में शेल कंपनी बोलते हैं, शेल, SHELL, दैट इज नॉट अलाउड, इट इज इलीगल। बताता हूँ, 1 मिनट में उनको आंसर कर दूँ फिर आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है,
आप खाली जैसे क्या होता है ना, इन जैसे ट्रस्ट बना लेते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हैं। अब क्यों बनाते हैं? 2 नंबर का पैसा आता है, उसको कहाँ लगाएंगे? इसके नाम से डोनेशन दिखा दिया, पैसा तो मेरा ही है कंपनी का, इसके नाम से दिखा है, पैसा किस में कन्वर्ट हो गया? आ गई बस। एक चैप्टर मैंने बताया ना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें बस यही सिखाना है। उसमें पेज नंबर 2 पे दिया हुआ ही ये स्टेप, मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे, उसमें 3 स्टेप आएंगे, बहुत उसमें ऐसे ही होता है। तो ये जो ऐसी कंपनी आप कह रहे हो ना, ये है और ये सही है आप जो बोल रहे हो। मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने शेल कंपनियां बना रखी फॉर द पर्पज ऑफ ओनली इन्वेस्टमेंट। तो मैंने ना एक डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील में केस अपन पढ़ते थे दिनशाह मानिक जी पेटेंट का, जिसमें कि है ना वो एक मोटा सेठ था, उसने 4 कंपनियां बनाई, 4 कंपनियां बनाकर उसने अपना सारा इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम उन कंपनियों को ट्रांसफर कर दी थी ताकि उसके सिर के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी ना रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील में आता है वो कॉन्सेप्ट, केस लॉ है वो। और नहीं आता है तो मैं भी डॉक्ट्रिन पढ़ाऊंगा ना तुम्हारे को, तब लिखवाऊंगा वो केस लॉ। ये उस समय से चलता हुआ आ रहा है कॉन्सेप्ट, आप देखो। मैं भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि बुक्स में है ना वो। अब वो क्या करेंगे, मान लो आरओसी की इंक्वायरी आ गई किसी दिन, बोले साहब चलो केरला चलो, गाड़ी में बैठो, कहाँ है कंपनी दिखाओ, वो दिखा भी देंगे। यार कंपनी का मतलब ये थोड़ा ना मैं मल्टीनेशनल बिल्डिंग लेके खड़ा हूँगा एक 50 माले की, भाई ये एक कुर्सी लगाई, एक टेबल लगाया, एक कंप्यूटर लगाया, एक आदमी बैठा है, बोले रही कंपनी है ना, बस है ना 4 बुक यहाँ पे, वो 4 रिकॉर्ड रजिस्टर रख दिए डाल के, खत्म बात। इधर बोर्ड लगा दिया कंपनी का, प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड, खत्म हो गया, कंपनी बन गई। अरे कौन ऐसा करे तुम्हारे को 5 माले की बिल्डिंग लगाओ, 2 जनरल के एसी लगाओ, 4 यहाँ पे बढ़िया लगाओ, एक रिसेप्शनिस्ट बैठाओ, कौन बोला ऐसा? कंपनी एक्ट में कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा? इंटीरियर डेकोरेशन कैसा होना चाहिए कंपनी एक्ट के, कहीं पढ़ा? फिर है ना, क्या दिक्कत है ऐसा? अरे ये जो बिल्डर लोग होते हैं ना, तुम देखना इनकी इंफ्रा प्रोजेक्ट जो कंपनियां होती है ना, इनके ऑफिस कैसे कैसे होते हैं। इस अपेक्स मॉल में चले जाना, ऊपर 5x5 का ऑफिस है, अपेक्स मॉल में चले जाओ ऊपर 5x5 का ऑफिस है, सिर्फ 5x5 का ऑफिस। कितना? इतना सा, ये जितना तुम बैठो बस इतना सा ही ऑफिस है। कितने एम्प्लॉय बैठे? 2। वो दोनों एम्प्लॉय कौन है? दोनों डायरेक्टर है। वो दोनों डायरेक्टर कौन है? जो दोनों शेयर होल्डर है। कंपनी है। अब बताओ, तुम मना कर दोगे वो कंपनी नहीं है? बता दो तुम मेरे को, काम चल रहा है वहां पे। कंपनी मीन्स मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब जहां पे तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाते हैं। अब वो कहीं रख लें, यहाँ रख रहे हैं, इसमें ड्रॉर में रख दिया, रखे ना, ये रजिस्टर्ड ऑफिस है मेरी कंपनी, तुमको क्या दिक्कत है? तुम कह रहे हो टेबल तो लगाई नहीं लगाई, मैं तो नीचे बैठ रहा हूँ दारी पे, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम? मैं रजिस्टर्ड ऑफिस, बाहर नाम लिखा हुआ है ना मेरा, सचिन अजमेरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, फिर तुम्हारे को क्या दिक्कत है? बताओ, लॉजिकली बताओ ना, आप गलत कहाँ हो? यस 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 करेक्ट, ऐसा बस मैं ये चाह रहा हूँ, ये लॉजिक तुम समझ लो एक बार। फिर तुम क्या है, फिर तुम जब प्रैक्टिकली लड़ाई लड़ोगे ना फील्ड में, तो यू विल एक्सपीरियंस। अब इस बंदी ने वो एक्सपीरियंस करा ना, तो इसने देखो करेक्शन बिठा लिया यहाँ पे, और अब इसको समझ में आ गई बात कि सर वो शेल कंपनियाँ थी और ये कंपनियाँ अलग है। अब ये मात नहीं खाएगी इस कॉन्सेप्ट में कभी, प्रैक्टिकली भी नहीं खाएगी और एकेडमिकली भी। कल को कोई सवाल आ गया तो बंदी जेल जाएगी, सवाल बोले सर इसका आंसर ये है, डन, आई एम श्योर। बस ये चीज़ चाह रहा हूँ, तुम रटो मत, चीज़ों को समझो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलेंगे, ठीक है? चलें आगे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां बनती हैं, उनका पर्पज़ ये होता है। अब एक बार रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप में एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 175 सब्सिडरी है। एनुअल रिपोर्ट उठा के देखो उसकी, 175 सब्सिडरी है। यूं है, हाँ मैंने बनाई इसको सब्सिडरी, इसने क्या करा, इसने 2 सब्सिडरी फैला दी यूं, फिर उनकी और 2 अलग, तो ऐसे ब्रांचिंग होती चली गई, नेटवर्किंग। 175 का ग्रुप है अकेला, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, RIL का खाली। ये तो मैंने दूसरी की तो बात ही नहीं करी अभी, और चेन में अभी तो ग्रुप में तो और सिस्टर कंसर्न है। वो आदमी ऐसे थोड़ी ना, फिर उसके पास भी ये शेल कंपनियां जो खाली ऑन रिकॉर्ड है, कुछ सरकार जानती है इस बात को, नरेंद्र मोदी जानता है इस बात को, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, बोल नहीं सकता। और वो मुकेश अंबानी, वो इसलिए बोल नहीं सकता। जिस दिन दोनों सीट पे नहीं रहेंगे उस दिन बोल देंगे, उस दिन छापा पड़ेगा, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर होगी, साहब शेल कंपनी पकड़ी गई 5, ये आ गई लोग। बीच में आया था अभी 4-5 साल पहले, मीडिया में बहुत हाईलाइट हुई थी शेल कंपनियां, और ROCs ने बंद कराई थी शेल कंपनियां जा जाके। तुम्हें ध्यान है एक प्रोविजन है ना, अपन ने इंटर के 2nd चैप्टर में पढ़ा था, सेक्शन 10A और 12A, फिजिकल इंस्पेक्शन करने जाना पड़ता है आपको, वो उसी का रिजल्ट था शेल कंपनियों वाला।
अब आपके तो सर वो केरला में कैसे हुआ होगा मैं बताता हूँ, या तो ऐसे हुआ होगा, ऐसे एक, ये सबसे स्मार्ट तरीका है, समझ रहे हो, क्योंकि आपने शायद मेरे से इंटर नहीं पढ़ा, आई थिंक नहीं पढ़ा ना, हाँ, तो आप ये नहीं जान पाओगे। ये बहुत बढ़िया सोर्स है, ये सारा लॉ है, समझ गए, इसका मतलब हर लॉ इस पर बैठा हुआ है। आरओसी कहता है तुमने ये नहीं माना, बोले ये लोग, बोले तुमने तो मान रखा है, कंप्लाइंस है इसकी, लॉ में साइन करता हूँ। इनको तो मैंने सिखा रखा है, ये सब जानते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन वाले सब जानते हैं ये चीज़ क्या ट्रिक है ना, एग्री कर रहे हो, ये तो प्रैक्टिकली काम भी करके आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसने ये किया है, लेकिन ये इसको पता है, ये होता है वहाँ। आरओसी गए हो कभी? समझ गए बात? ऐसा कभी मौका मिले ना तो जाना, जरूर जाना, अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, जाना, भले वहाँ कुछ काम का नहीं हो, देख के आना, सो तुम्हें नॉलेज मिलेगा कि यार कौन आदमी कैसा है, क्या चीज़ है, वहाँ देखना कैसे वर्किंग होती है तुम, क्योंकि यार अब काम धंधा जीवन में मरने तक यही करना है, तो अपने को इंडस्ट्री को तो जानना पड़ेगा ना, क्या है क्या नहीं है। हमें लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, मिलिए वहाँ पे लोगों से कि सर मैं ये फलाना स्टूडेंट हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे गाइड कर। आप आरओसी के पास जाके बैठिए ना, क्या दिक्कत है, आरओसी मना थोड़ा ना करेगा आपको, एक क्या आया तुम्हारे पास, डजंट मैटर यार, सर मैं सीएमए का स्टूडेंट हूँ और मैं ये फलाना कॉर्पोरेट में काम करना चाहता हूँ, सर मेरे को इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटीज पॉइंट पे समझिए, आपको आरओसी बताएगा। और साउथ का आरओसी अपने राजस्थान का, तो बहुत तगड़ा खोपड़ी आदमी है, सही बता रहा हूँ, सीएम कार्ल मार्क्स, उसके बाद 2 स्टेट हैं अभी, राजस्थान और गोवा, वो 2 को हैंडल कर रहा है, वो 3 दिन राजस्थान रहता है, 3 दिन गोवा रहता है, बेचारे की दुनिया अलग है, उसके हालात खराब है। तो इसलिए हमारे को भी जब जाना होता है ना, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हम इधर जाते हैं, वरना 3 दिन नहीं जाते, है ही नहीं आरओसी, है ही नहीं, असिस्टेंट आरओसी देखता है फिर बैठ के काम 3 दिन, क्या करें अब, अगले के बाद 2 का चार्ज है, 2 स्टेट का, ऐसा है। आप जाइए वहाँ पे, आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप जाइए, एनसीएलटी वहीं पे, एनसीएलटी वहीं बैठी हुई है, आप जाइए, अंदर नहीं जाने देंगे आपको कोर्ट रूम में, लेकिन आप वहाँ पे आप देखिए वो लोग कैसे रहते हैं, प्रोफेशनली कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, आप मिलिए उनसे, बात करिए, आपको नॉलेज मिलेगा। इट डजंट मैटर कि आपको प्रैक्टिस करनी है एनसीएलटी में, लेकिन प्रोफेशनल एटीट्यूड जनरेट होगा उससे मिलने से, आदमी से, कि यार हाँ, अपने को भी प्राउड फील होगा, यार हम भी प्रोफेशनल है, हम भी ऐसा बोलेंगे, बात करेंगे, अलग फील आता है। तो ऐसे करो आप वहाँ जाके, डजंट मैटर, मैं ही नहीं कह रहा तुम पूछो उससे कि मेरे को लॉ नहीं अच्छी लगती, मैं क्या करूँ, ये नहीं पूछने का उससे, डजंट मैटर, हमें एनसीएलटी प्रैक्टिस भी नहीं करनी, हमें जीएसटी का काम करना, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोफेशनल से मिलो, अच्छे प्रोफेशनल से मिलो, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होते हो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। चलो, तो अभी क्लियर मैडम, साक्षी, डाउट आपका? अब आता हूँ इस पे, सुनो, स्लीपिंग कंपनी का मतलब क्या है। देखो कंपनी आज बना तो ली मैंने, लेकिन काम धंधा मैं अभी नहीं करूंगा, काम धंधा मैं आने वाले 2 साल के अंदर अंदर शुरू करना है मेरे को, या हो सकता है कोई आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसका मतलब होता है ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, मेरे को कंपनी के नाम पे लेना हो, तो मैं कंपनी बनाऊंगा तो ही तो लूंगा उसके नाम पे, वरना कैसे ले लूंगा। क्योंकि क्या होता है ना, मान लो मेरे को कोई ट्रेडमार्क है, अभी ये वाला ट्रेडमार्क है न्यू लाइन, इधर लिखा हुआ है नीचे न्यू लाइन, या मान लो कोई ट्रेडमार्क हो ऐसे, ये ट्रेडमार्क हो मान लो किसी कंपनी का, रिलायंस का फॉर एग्जांपल, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये कोई और ले, उससे पहले मैं ले लूँ ऐसा, लेकिन लूँ मैं कंपनी के नाम से, तो पहले कंपनी बना लो और आरओसी को इंटीमेट कर दो कि साहब हमने ट्रेडमार्क लेने के लिए कंपनी बनाई थी, व्यापार हम भविष्य में चालू करेंगे विद इन 2 ईयर। समझ रहे हो बात? अच्छा, और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें स्लीपिंग कंपनी में ध्यान रखना, बिजनेस चालू नहीं करना है, मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। यदि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गया तो फिर आपकी कंपनी डॉर्मेंट, स्लीपिंग, इनएक्टिव में नहीं आएगी, फिर आपकी कंपनी का स्टेटस आ जाएगा एक्टिव कंपनी का, बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस, राइट। अब पढ़ते हैं इसको क्या लिखता है, देखो इसमें लिखा हुआ है कंपनीज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, देख लो पहली कंडीशन, मैंने बोला था ना पहली कंडीशन, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, पहली कंडीशन, बहुत जरूरी कंडीशन है। दूसरा, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, दूसरी कंडीशन, कंपनी क्यों बनाई, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई, और या फिर मैंने क्या करने के लिए बनाई, किसी असेट को होल्ड करने के लिए बनाई। हो सकता है मेरे को यहाँ ये बाजू वाली जो ये प्रॉपर्टी बन रही है, बोले मेरे को बहुत अच्छे भाव में मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरी कंपनी के नाम पे ले लेता हूँ यार, मैं बाद में कंपनी की तरफ से एक बिल्डिंग बना के बेच दूंगा, फ्लैट्स बना के, मेरे पास करोड़ों की इनकम हो जाएगी, तो मैंने प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे खरीद ली, तो मैं पहले कंपनी तो बनाऊंगा, फिर कंपनी बनाकर मैं प्रॉपर्टी होल्ड कर लूंगा। उसके अलावा तीसरा पॉइंट बोलता है, चौथा पॉइंट बोलता है कि साहब मैंने क्या करा, मैंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वापस बोल रहा हूं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, तीनों में से कुछ भी अपने नाम पर होल्ड करने के लिए मैंने ये कंपनी बना ली। समझ रहे हैं आप बात? अच्छा, फिर क्या बोला, अब काम की बात, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन,
मतलब एक भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अब हमारे दिमाग में एक सवाल उठा कि सर ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? तो देखो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, क्या समझे? इसके अलावा 1 2 3 4 के अलावा यदि कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करती है तो वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और यदि वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाया तो फिर ध्यान रखना कि आपकी कंपनी डॉर्मेंट, स्लीपिंग, इनएक्टिव नहीं होगी, आपकी कंपनी कौन सी बन जाएगी? एक्टिव। अब वो कौन से हैं? पहला, पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार। आप आरओसी को मान लो कि किसी सेक्शन के अंदर किसी प्रोविजन की कंप्लाइंस में कोई फीस का पेमेंट करते हो, तो यदि आपने आरओसी को किसी फीस का पेमेंट करा, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर लिया। अभी भी क्या माना जाएगा कि कंपनी किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली? माल खरीदना, माल बेचना, P&L के अंदर कोई इनकम चार्ज होना या लॉस का बुक होना, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्या आप आरओसी को फीस का पेमेंट कर रहे हो तो कोई माल खरीदा, माल बेचा, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर हाउ इट इज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? नंबर 1। नंबर 2, सेम मिलता हुआ, पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। यदि आप इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, कंपनीज एक्ट की या किसी अदर लॉ की, जैसे अब आप एक बात बताओ, आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया, फाइनल में आ गए, निल की आईटीआर फाइल करोगे कि नहीं करोगे? निल, नो इनकम नो लॉस, करोगे ना? निल की आईटीआर फाइल करोगे ना? ठीक है। तुम एक सीए हो, बिना पैसे लिए फाइल कर दोगे? फाइलिंग की फीस तो लोगे? कुछ नहीं लो, 100 रुपये तो ले लो, इतना तो करोगे। फाइलिंग की फीस 100 रुपये तो ले लोगे। 100 रुपये कंपनी अपने खर्चा बुक करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो खर्चा आपका अभी बिजनेस चालू करने से रिलेटेड नहीं है, तो इस या बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा कि आपने इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो खर्चा करा है। जो खर्चा किया जाना जरूरी था कायदे से, चाहे बिजनेस चले या बिजनेस नहीं चले, तो उसको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की कैटेगरी के अंदर नहीं लाएंगे। समझ गया बात? 2 बात क्या पड़ी? आप कंपनीज एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट या एनी अदर लॉ की कोई भी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, कानून के प्रावधानों की वजह से कोई पेमेंट हो रहा है, तो ध्यान रखना हम वहां पर उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब बिजनेस चालू करना है, कैपिटल तो लेनी पड़ेगी ना भाई, बिना कैपिटल लिए बिजनेस कैसे चालू होगा? वो तो चालू करोगे तो पैसा तो लेना पड़ेगा। आपने पैसा लिया कैपिटल, तो एक बात बताओ, अलॉटमेंट दोगे कि नहीं? ऑफ कोर्स देना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट तुम दे रहे हो और कोई शेयर होल्डर आके बोल रहा है अरे तुमने तो बिजनेस चालू कर दिया, यू आर नॉट द डोरमेंट कंपनी, तो आप उसको कहो मेरे भाई तेरे से पैसा लिया है कैपिटल, इसलिए हम तेरे को उसके बदले में हमारी कंपनी का कंट्रोल दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। तो तेरे को शेयर्स का अलॉटमेंट मिल रहा है, हमने कोई बिजनेस थोड़ी ना चालू कर लिया कि हमने माल खरीद लिया, हमने माल बेच दिया, या हमारे को प्रॉफिट हो गया या हमारे को लॉस हो गया, कहाँ हुआ? तो इसलिए अपन उसको क्या नहीं ट्रीट करेंगे? इसलिए अपन उसको ट्रीट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। क्लियर? अलॉटमेंट करना कभी भी बिजनेस करना नहीं कहलाता है, वो तो फंड अरेंजमेंट कहलाता है। उसके बाद लास्ट, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड। एक बात बताओ, कोरोना में कोई भी व्यापार धंधा नहीं चल रहा था, किसी का भी बंद था ना, बिजनेस सारा, नो इनकम नो लॉस, कुछ भी नहीं था, फिर भी आप ऑफिस का रेंट दे रहे थे कि नहीं? तो सरकार ये मान ले कि तुम बिजनेस चला रहे हो। बस वही वाली बात है कि जब आपने अभी सिर्फ कंपनी बनाई है, बिजनेस चालू नहीं किया, और यदि आपने कंपनी किसी रेंटेड प्रेमाइसेस में बना ली, तो जो आप ऑफिस को मेंटेनेंस करने का खर्चा दे रहे हो या रिकॉर्ड्स को मेंटेनेंस करने का जो आप खर्चा पेमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपने क्या करा कि आपने कोई भी बिजनेस चालू कर लिया। मतलब कि आपने किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अभी आज की तारीख में नहीं किया है। समझ गए आप मेरी बात? अब ध्यान से सुन लो, 1 2 3 4 के अलावा यदि 5वां ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में मिल जाए तो 110% ये लिख के आना कि सर आपकी कंपनी ये स्लीपिंग कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी है ही नहीं, ये कंपनी कौन सी है? एक्टिव कंपनी। और यदि ये 4 ट्रांजैक्शन में से कोई ट्रांजैक्शन आपको बता रखा है तो आंख बंद करके वहां ध्यान रखना कि आपकी कंपनी अभी भी क्या है? इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्लीपिंग कंपनी। समझ गए? मेन इन 4 का गेम है इसके अंदर सब।
हाँ और क्या भाई, आप एक बात समझो, ये नहीं होएगा बस एक, बाकी बताओ। मोस्ट ऑफ द वही आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वही आ रहे हैं। देखो ये पहले आएगा, इसके बिना आपके कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट सब्सक्राइबर कैसे आएंगे वरना, जो आर्टिकल मेमोरेंडम साइन करेंगे इनकॉर्पोरेशन पे वो आएंगे नहीं। अच्छा आरओसी को फीस का पेमेंट डे 1 पे होएगा, कंपनी रजिस्टर्ड कराओगे जिस दिन, समझ रहे हो बात आपका। अच्छा फिर आपकी ये वाली जो रिक्वायरमेंट आएगी अदर लॉज की, पैन कार्ड लेना है साहब आपको कंपनी का, जीएसटी लेना है साहब आपको कंपनी का, सब कंपनी को आपको कोई दूसरा जो है वो लाइसेंस लेना है बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस लाइसेंस होता है, फैक्ट्री लाइसेंस होता है, वो भी आप डे 1 पे लोगे। तो अल्टीमेटली आपके जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस है ना वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो सारे आ रहे हैं आपके जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उससे पहले पहले। ऐसा नहीं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद वाले नहीं आएंगे, बाद वाले भी आएंगे, जैसे मैंने इनकम टैक्स रिटर्न वाली बात आपको बताई वो वाला भी होगा, लेकिन 90% 95% खर्चे आपके प्री इनकॉर्पोरेशन रहेंगे। ऐसा क्लियर यहाँ तक की बात। अब 1-2 मिनट और ले रहा हूँ आपकी क्लास। कॉल्ड डॉर्मेंट कंपनी एंड सच एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। एक बात ध्यान रखना, क्या आपकी कंपनी बन गई और आपकी कंपनी ने व्यापार शुरू नहीं किया, तो आप ये ध्यान रखना कि क्या हमारे को आरओसी को बतानी पड़ेगी ये बात, यस, तभी तो आरओसी हमारे को स्टेटस देगा किसका, डॉर्मेंट कंपनी का। वरना पता है क्या होगा, यदि आपने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद बिजनेस चालू नहीं किया और आरओसी को भी नहीं बताया कि हमने बिजनेस चालू ही नहीं किया, तो ध्यान रखना आरओसी 1 साल के बाद में आपकी कंपनी को अपने डिस्क्रेशन से, 2 साल नहीं, अब की बार 1 साल के बाद भी वो क्या कर सकता है, आपकी कंपनी का नाम काट सकता है, क्योंकि आपने इंटीमेट नहीं किया। लेकिन यदि आपने इंटीमेट किया और 2 साल के अंदर अंदर आपने बिजनेस चालू नहीं किया, तो वो ऑन द कंप्लीशन ऑफ 2nd ईयर आपकी कंपनी का नाम उड़ा देगा। ये ध्यान रखना, 1 साल और 2 साल का कॉन्सेप्ट, समझ गए क्या, क्लियर। ऑनलाइन कोई डाउट बेटा यहां तक में, ऑनलाइन कोई डाउट, लास्ट में लिखा हो देख लो, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। तो अप्लाई करना जरूरी होगा, ये ध्यान रखना, बिना अप्लाई किए कुछ भी काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप सोचो मैंने कंपनी बना ली, मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, अब मैं डॉर्मेंट हूं, अपने आप में ही मान लिया डीम्ड डॉर्मेंट। तो डीम्ड डॉर्मेंट नहीं मानना, यू हैव टू गो टू द आरओसी, देन यू विल अप्लाई, आफ्टर एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन बाय द डिपार्टमेंट यू विल बी डिक्लेयर्ड एज ए डॉर्मेंट कंपनी, अदरवाइज नॉट। क्लियर, कोई डाउट, ऑनलाइन कोई डाउट क्या बेटा, ऑनलाइन कोई डाउट है क्या, नहीं, चलो आगे करेंगे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना, ओके।